हेलो एवरीवन, दिस इज ओम कश्यप, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करते हैं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल द रेड फाइट पे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें जीवों में जनन पढ़ रहे हैं। और आज ये जो है जीवों में जनन का लास्ट क्लास है। और इस चैप्टर से बोर्ड में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 या 6 नंबर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। तो इसको भी हम लोगों ने काफी बारीकी से करीब 5 क्लास में इसको कंप्लीट किए। आज का क्लास जो होगा इस चैप्टर के लिए लास्ट क्लास होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी हमारे वीडियो के साथ जुड़ गए होंगे। अगर आप वीडियो के साथ जुड़ गए हैं तो अंत तक बने रहिएगा। और फाइनली इस चैप्टर में जो पांचों लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा है, 20 मिनट, 25 मिनट या 30 मिनट का, उसको आप लोग को रिवाइज करना है। और रिवाइज करके फिर जो क्वेश्चंस हैं, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना है आपको खुद से। जिस बेसिस पे आपने इसको पूरे एनसीईआरटी से पढ़ा है, तो आप इसको खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उम्मीद है कि आप कर पाएंगे। तो चलिए, टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, निषेचन तक हम लोग पढ़ चुके थे। निषेचन तक की बात हम लोग कर चुके थे कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना, है ना, निषेचन कहलाता है। इसमें दो घटनाएं शामिल थी। कौन कौन? तो निषेचन के पहले होने वाली घटनाएं, जिसमें दो घटनाओं का जिक्र है एनसीईआरटी में। कौन कौन? तो युग्मक जनन, युग्मक का बनना, युग्मक स्थानांतरण मतलब युग्मक का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। जहां पे युग्मक को निषेचन करना है वहां पे युग्मक को पहुंचना जरूरी है। तब हम लोग कहेंगे कि हमारा युग्मक जो है वो स्थानांतरित हो पाया। तो हम लोग कहेंगे कि युग्मक का बनना और युग्मक का जो है स्थानांतरण, ठीक है, दोनों चीज निषेचन से पहले होता है। इसीलिए इसको हम लोग निषेचन पूर्व घटनाएं कहते हैं। और निषेचन के बाद की घटनाओं को हम लोग पढ़ेंगे आज के क्लास में, जो कि मोस्टली 5 से 10 या 20 मिनट तक का ये टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है ना। और इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो एंड हो जाएगा। तो देखिए, ये जो घटनाएं हैं जो निषेचन के बाद होती हैं, उन घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटनाएं बोलते हैं। जैसे कि देखिए, एनसीईआरटी से देखते हैं कि एनसीईआरटी क्या कर रहा है निषेचन पश्च घटनाओं को। देखिए, निषेचन पश्च घटना लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात युग्मनज का निर्माण होता है ना। और यही पश्च निषेचन घटनाएं कहलाती है। देखिए, अब निषेचन हो गया, युग्मनज जो है वो बन गया, युग्मनज जो है वो बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट का बनना कब संभव है? जब निषेचन होगा, मतलब निषेचन के बाद। तो ये भी घटना जो है जाइगोट का बनना या युग्मनज का बनना निषेचन पश्च घटना है। ठीक है। जैसे मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में जो शुक्राणु है ना, मादा योनि से जो है गर्भाशय होते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है। मतलब शुक्राणु जो है वो बना टेस्टिस में, वृषण में, मतलब वो युग्मनक जो युग्मक जनन की प्रक्रिया है वो टेस्टिस में हुई। उसके बाद युग्मक स्थानांतरण की बात हुई, जो युग्मक योनि से तैरते हुए गर्भाशय होते हुए और कहाँ पे पहुंचा था, तो हम लोग कहेंगे फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंच गया तो निषेचन पूर्व घटनाएं खत्म हो गई। अब क्या होगा? निषेचन होगा। अब शुक्राणु अंडाणु आपस में मिलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? इसके बाद जो भी होगा, युग्मनज से भ्रूण बनेगा, जो भी बनेगा, बच्चे का विकास होगा, वो सब कुछ किसमें आएगा? निषेचन पश्च घटना में आएगा। तो देखिए, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। द्विगुणित युग्मनज कहने का मतलब क्या हुआ? एक मिनट। द्विगुणित युग्मनज कहने का मतलब हुआ कि जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोजोम हो, जिसमें 2 सेट ऑफ क्या हो? क्रोमोजोम हो। ठीक है। द्विगुणित हम बताए थे पहले भी कि मनुष्य के पास, ठीक है, मनुष्य के पास टोटल 46 जो है वो क्रोमोजोम होता है, 46 क्रोमोजोम्स होते हैं, है ना। जिसमें शुक्राणु के पास, जो शुक्राणु होता है उसके पास जो है वो कितना क्रोमोजोम होता है? 23 क्रोमोजोम होता है। जिस 23 में से जो 22 है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं। और जो हमारा एक है ना, एक्स वाई में से कोई भी एक, चाहे एक्स हो नहीं तो या फिर वाई हो, इन दोनों में से कोई एक होगा।
तो एक शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम है ना, और हमारे नॉर्मल कोशिकाओं के पास कितना क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम। तो ये 2n होता है, इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है ना। नॉर्मल कोशिकाओं के पास, जो शुक्राणु बना रही है उन कोशिकाओं के पास 46 क्रोमोसोम है। इसमें से दोनों सेट में से केवल एक सेट किसके पास गया, शुक्राणु के पास गया। तो इसमें से 23 क्रोमोसोम, तो शुक्राणु n होता है ना, अगुणित होता है। और ये क्या होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित कहने का मतलब हुआ कि इसके पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगुणित कहने का मतलब क्या हुआ, अगुणित का मतलब हुआ कि इसके पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये हैप्लॉइड है, और ये क्या है, डिप्लॉइड है। तो कह रहा है कि द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है। मतलब युग्मनज कैसा होता है, द्विगुणित होता है। कैसे द्विगुणित होता है, अब शुक्राणु में 23, अंडाणु के साथ भी ऐसे ही होगा। अंडाणु बनाने वाली जो कोशिका है क्या करेगी, तो 22 को ऑटोजोम शेयर करेगी, और एक कोई भी सेक्स क्रोमोसोम या लिंग क्रोमोसोम एक्स ही शेयर होता है, क्योंकि महिलाओं में लिंग क्रोमोसोम XX पाया जाता है। तो 23 को इधर, तो ये अंडाणु अगुणित है, ये शुक्राणु अगुणित है। लेकिन जब ये दोनों मिलेंगे और युग्मनज बनाएंगे, तो ये अगुणित अगुणित मिलकर के 46 क्रोमोसोम द्विगुणित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो ऐसा जो है युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण अधिकांश या सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है, देखा जाता है। निषेचन करने वाले जीवों में युग्मनज का निर्माण बाह्य माध्यम प्रायः जल में होता है, और जबकि वह जीव जिसमें आंतरिक निषेचन होती है उसके शरीर के भीतर युग्मनज का संरचना होती है। देखिए, मनुष्य में जो युग्मनज जो है बनने की जो प्रक्रिया है, या फिर बोल सकते हो कि युग्मक का आपस में मिलने की प्रक्रिया है ना। जब ये दोनों मिलेंगे तो युग्मनज ही बनेगा। तो जो बोलेंगे हम लोग कि शुक्राणु और अंडाणु को मिलने की जो प्रक्रिया है वो फेलोपियन ट्यूब में होती है, फेलोपियन नालिका में होती है, शरीर के अंदर होती है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुछ मछलियों में, मेढकों में, मेल मेढक जो है, नर मेढक, वो शुक्राणु को क्या करता है, पानी में छोड़ता है, और जो मादा मेढक है वो अंडाणु को पानी में छोड़ती है, और वो तैरते तैरते आपस में मिल जाते हैं, निषेचन कर लेते हैं, और निषेचन करने के बाद वो क्या करते हैं, युग्मनज बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, शरीर के बाहर हुआ, पानी में हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि निषेचन कहीं भी हो सकता है, मतलब कि निषेचन कहीं भी हो सकता है, शरीर के बाहर भी हो सकता है और शरीर के अंदर भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक की पॉइंट ये है कि जिन जीवों के शरीर में निषेचन शरीर के अंदर होता है, उनमें जो जिंदा रहने के अवसर होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। पानी में जो या फिर शरीर के बाहर जो निषेचन होता है उसमें जीव का जिंदा रहने का जो अवसर होता है काफी कम होता है। अब पानी में है, क्या होगा कि शुक्राणु यहाँ पर रिलीज हुआ, जोर से जो है वो धारा चला, उसमें शुक्राणु बह करके कहीं और चला गया, अंडाणु कहीं और चला गया, मिल ही नहीं पाए। समझ रहे हैं, तो ये बात होता है, ये पॉइंट है कि अवसर कहाँ पे ज्यादा होता है जीव के जिंदा रहने के, तो हम लोग कहेंगे आंतरिक निषेचन में, शरीर के अंदर होने वाले निषेचन में। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को हम लोग समाप्ति की ओर ले चलते हैं। देखिए देखिए युग्मनज के आगे का विकास, युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र और वहां के पर्यावरण पर निर्भर करता है। फंजाई और शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति विकसित करते हैं जो उसकी शुष्कन तथा क्षति से रक्षा करती है। यह अंकुरण काफी समय तक विश्रांति काल में रहते हैं। देखिए एक बात बोला है क्या कि युग्मनज के आगे का विकास, ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलकर के युग्मक का निर्माण कर लिए, लेकिन अब उसके आगे का जो काल होगा वो किस पे निर्भर करेगा, तो उसके बाह्य वातावरण पे निर्भर करेगा, उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि अब उसका इन्वायरमेंट कैसा है। जैसे फंजाई का एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए फंजाई और शैवाल की बात कर रहा है कि इसमें इससे संबंधित जीवों में या इसमें क्या होता है कि युग्मनज जो बन जाता है, तो युग्मनज एक मोटी भित्ति से क्या होता है, ढका होता है। मोटी भित्ति से क्यों ढका होता है, तो युग्मनज जो है वो क्या होता है, शुष्कम रहता है, मतलब वो गीला रहता है, क्योंकि फंजाई और शैवाल पानी वाले जगह पे ही उगते हैं, है ना, जहाँ पानी होता है, जहाँ क्या होता है, तो ये हो गया। या फिर हम लोग कह सकते हैं और भी खराब इन्वायरमेंट से इसको बचाता है। ये जो मोटा इसका जो भित्ति है, युग्मनज का जो कवर है, जो कवच है ना, एक चीज का है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक विश्रांति काल में चले जाते हैं,
मतलब अब निषेचन हो गया, युग्मनज बन गया, अब उतना ही पे उनको रुकना होता है, ठीक है, उतना ही पे क्या करना होता है, रुकना होता है। लेकिन हम लोग में ऐसा नहीं होता है। अगर युग्मनज फेलोपियन ट्यूब में बना, वो युग्मनज तुरंत वहां से उठ करके आता है कहाँ पे, गर्भाशय की दीवार से, और गर्भाशय की दीवार से अपरा नाम के संरचना से जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये मनुष्य में होता है, लेकिन इनमें विश्रांति काल में ही जाता है युग्मनज, तो इसलिए इनको अपने युग्मनज को प्रोटेक्शन देने की क्या होती है, आवश्यकता होती है, ठीक है। एक बात और, जितने भी आंतरिक निषेचन जिनमें होता है उनमें शुक्राणु और अंडाणु की संख्या कम बनती है, लेकिन जो बाह्य निषेचन करते हैं उनमें शुक्राणु और अंडाणु दोनों की संख्या ज्यादा बनती है, क्योंकि पानी में, बाहरी माध्यम में शुक्राणु और अंडाणु के लॉस होने के चांसेस क्या होते हैं, काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में 11वीं कक्षा की पुस्तक देखें, युग्मनज अर्धसूत्रा द्वारा विभाजित होकर अगुणित अंडाणु का निर्माण होता है। अभी हम लोगों को बताया कि जो द्विगुणित जिनके पास कोशिकाएं हैं, जैसे मनुष्य में बताया पूरा डिटेल में कि मनुष्य में कितना होता है, तो कहेंगे कि 46 क्रोमोसोम होता है, द्विगुणित होता है, उससे कैसे शुक्राणु विकसित होते हैं, कैसे अंडाणु विकसित होते हैं, और कैसे वो दोनों मिल करके फिर से क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाते हैं। यही बात बताने की कोशिश कर रहा है। अब अगुणित की बात करिए। अगुणित व्यष्टि के रूप में वृद्धि करता है, यही हो गया। 11वीं कक्षा में की पुस्तक का अध्ययन करें और पता लगाएं कि द्विगुणित और समद्विगुणित और गुणितक हैप्लोडिप्लॉन्टिक जीवन चक्र वाले जीवों में किस प्रकार से विकास करता है। चलिए एक चीज देखिए, कह रहा है कि आप 11वीं क्लास में अगर जाएंगे, पढ़े होंगे, तो आप पादप जीवन चक्र पढ़े होंगे, तो इसमें पढ़े होंगे अगुणित जीवन चक्र, है ना, द्विगुणित जीवन चक्र, और एक था तीसरा जो था वो द्विगुणितक था और समद्विगुणितक था, मतलब दोनों, ठीक है, मतलब दोनों। तो उनमें कैसे होता है, इनको पता लगाने के लिए बोल रहा है एनसीईआरटी, तो इसको पता करिएगा। चलिए आगे देखें, आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जीव के बीच महत्वपूर्ण कड़ी है और प्राणियों की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। प्रत्येक लैंगिक प्रजनन जीव, यहाँ तक कि मानव जीवन की शुरुआत एक एकल कोशिका युग्मनज के रूप में करता है। कह रहा है कि युग्मनज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। युग्मनज एक कोशिका तो जरूर होता है, लेकिन हर लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव, युग्मनज एक कोशिका तो जरूर होता है, लेकिन हर लैंगिक प्रजनन करने वाले जीव युग्मनज का निर्माण करते हैं और युग्मनज से आगे बढ़ते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनाएंगे, भ्रूण से और आगे का प्रक्रम करेंगे, लेकिन स्टार्ट वहीं से करेंगे, पॉइंट ऑफ स्टार्ट वही है, ठीक है। चलिए देखें, अब आते हैं भ्रूणोद्भव। देखिए, यही एक लास्ट है पैराग्राफ, इसको कंप्लीट करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा भ्रूणोद्भव को। देखिए, भ्रूणोद्भव पहले समझ लीजिए। देखिए, युग्मनज से, जब युग्मनज एक कोशिका का है, ठीक है, अब उससे क्या होगा, एक कोशिका से विभाजन दो कोशिका का, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32, है ना। इस तरह से जब कोशिका का बंटवारा होने लगेगा और नई नई कोशिकाओं का निर्माण होने लगेगा, तो हम लोग क्या कहते हैं कि युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। तब जाकर के युग्मनज से भ्रूण बनेगा। जब कोशिकाओं में विभाजन चालू हो जाएगा, एक कोशिका से 2, 4, 16, 32, तब जाकर के किसका निर्माण होगा, भ्रूण का। भ्रूणोद्भव मतलब भ्रूण के बनने की प्रक्रिया के दौरान युग्मनज की कोशिका विभाजन तथा कोशिका विभेदीकरण से गुजरता है। डिफरेंशिएशन भी होता है, सेल में बदलाव भी होता है, सेल के आकार में, है ना, इसमें बदलाव भी होता है। भ्रूण विकास के दौरान जहां कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में तेजी होती है, वहीं कोशिका विभेदीकरण से कोशिकाओं के समूह एक निश्चित रूपांतरण से गुजरकर विशेषकृत ऊतकों और अंगों की रचना करते हैं। एक बात बताए थे, कोशिका विभाजन भी होता है और कोशिका विभेदीकरण, सेल डिफरेंशिएशन भी होता है। कहने का मतलब हुआ कि एक तरह से पूरा कोशिका का एकदम पहाड़ तैयार हो रहा है, और एक तरह से कुछ कोशिकाएं मिलकर के कुछ विशिष्ट ऊतक बना रही हैं, कुछ विशिष्ट अंग बना रहे हैं, जैसे सबसे पहले हृदय बनता है ना। तो ये सब जो है, ये सब कोशिकाएं आपस में मिल करके निर्माण भी करते रहती है, तो दोनों काम होते रहता है। परिणाम स्वरूप जीव का निर्माण हो जाता है, और इसके रिजल्ट क्या होता है कि जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है।
आप पिछली कक्षा में कोशिका विभाजन विभेदीकरण प्रक्रिया के विषय से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इस पैराग्राफ को यहाँ से देखिए, प्राणियों को अन्य प्रजक, सजीव प्रजक श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जन्म से बाहर विकास अथवा भीतर अर्थात उसका जन्म निषेचित या अनिषेचित अंडों के द्वारा हुआ है के रूप में जन्म हुआ है। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ण में के द्वारा पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर निषेचित अंड दिए जाते हैं और कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं, जो एक निश्चित अवधि से स्फुटन द्वारा नए शिशु को जन्म देते हैं। कह रहा है कि प्राणियों में अंड प्रजक या सजीव प्रजक श्रेणी में किसको रखा जाएगा? ये किस तथ्य पर आधारित है कि युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया अथवा भीतर किया। ठीक है, अगर कोई युग्मनज है और उसने विकास कहाँ किया? शरीर के बाहर किया, है ना, मतलब अंडे के रूप में जो है वो कैल्शियम कवच के कैल्शियम कार्बोनेट का कवच जो होता है अंडा का, उसके अंदर उसने विकास किया, है ना, तब जाकर के उसको हम लोग अंड प्रजक बोलेंगे। अगर शरीर के अंदर वो अंडे में नहीं भ्रूण में बदलने लगा धीरे धीरे, है ना, तो वो क्या हो गया? तो हम लोग कहेंगे शरीर के अंदर उसका विकास हुआ, तब जाकर के उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम लोग कहेंगे सजीव प्रजक कहेंगे और अंड प्रजक। ठीक है, जो बेसिकली जो अंडा देते हैं अंड प्रजक है, जो बच्चे को जन्म देते हैं सजीव प्रजक है। लेकिन ये तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि वो कहाँ पे उनका विकास हो रहा है। युग्मनज ठीक है कहीं पे बना, बाहर में ही युग्मनज बना, लेकिन अब वो युग्मनज जो है निषेचित हो गया है, अब उससे आगे की प्रक्रिया शरीर के अंदर चल रही है, शरीर के बाहर चल रही है, इस बात पे निर्भर होता है। चलिए अधिकतर स्तनधारी जिसमें मानव शामिल है, मादा शरीर के भीतर विकसित होकर शिशु का विकास करता है और एक निश्चित अवधि एवं विकास चरणों को पूरा करने के बाद मादा शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं। सही देखभाल और संरक्षण के कारण सजीव प्रजक जीवों में उत्तर जीवित रहने के सुअवसर बढ़ जाते हैं। एक बात हमने बताया था पहले भी कि जीवन के अवसर किसको ज्यादा है? तो जो मादा शरीर के अंदर विकसित हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि निषेचन के चांसेस किसको ज्यादा है? तो जो शरीर के अंदर हो रहा है, शरीर के बाहर निषेचन के चांसेस भी कम है और युग्मनज से आगे के बनने की प्रक्रिया के भी चांसेस, युग्मनज से भ्रूण बनने की प्रक्रिया के भी चांसेस कम है। तो मादा के शरीर में, मनुष्य में देखा है कि मानव में क्या होता है? तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग पुष्पी पादपों की बात कर लेते हैं। पुष्पी पादपों की बात कर लेते हैं। देखिए पुष्पी पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पुष्प के बाह्य दल पंखुड़ी पुंकेसर मुरझाकर झड़ जाते हैं। क्या आप एक ऐसा नाम बता सकते हैं जिसमें बाह्य दल पुष्प से जुड़े रहते हैं? यद्यपि स्त्री केसर जुड़ा रहता है। युग्मनज भ्रूण तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है और अंड के रूप में विकसित होते हैं या चलकर फल वृत्ति का निर्माण करते हैं। देखिए इसको हम बताते हैं। देखिए किसमें? तो पुष्पी पौधों में ये है वर्तिकाग्र, ये है वर्तिका और ये है अंडाशय। ठीक है, वर्तिकाग्र ये है, ये वर्तिका है, ये अंडाशय है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ठीक है, ये स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और क्या है? ओवरी है। देखिए होता क्या है कि इस जो वर्तिकाग्र है, जब इस पे कोई परागकण गिरता है, ठीक है, तो परागकण अगर इसी के प्रकार का होता है, तो अगर इसी के जाति का होता है तो एक नली विकसित होने लगती है जिसको पराग नली बोलते हैं नीचे की ओर, और ये बीजांड है। ठीक है, ये नली अंदर जाकर के प्रवेश करती है जिसमें बीजांड में ऊपर में 3 एंटी प्रतिव्यासांत कोशिका, 2 ध्रुवीय कोशिका, है ना, यहाँ पे 2 जो है वो सिनर्जिड और बीच में अंड कोशिका होती है। ये किसमें होता है? ओव्यूल की संरचना है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि इसमें 2 नर युग्मक होते हैं। ये दोनों नर युग्मक यहाँ से चल के आते हैं पराग नली से और यहाँ पे आकर के एक ध्रुवीय कोशिका से जाकर के और निषेचन कर लेता है, जिसके फलस्वरूप इंडोस्पोर जो है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भ्रूण कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो भ्रूण कोष। तो भ्रूण कोष का निर्माण होता है
कैसे? तो हम लोग कहेंगे दो ध्रुवीय कोशिका और किसके वजह से? तो हम लोग कहेंगे एक जो है वो मादा युग्मक से, ठीक है। और एक और निषेचन होता है, वो होता है नर युग्मक प्लस मादा युग्मक का, है नर प्लस मादा युग्मक का। इससे क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज भ्रूण का विकास करता है, और वो भ्रूण जो है उसमें जो ये अपना जो है बीजांड है ना, ये किस में बदल जाता है? तो हम लोग कहेंगे बीज में। और ये अंडाशय किस में बदल जाता है? फल में बदल जाता है ना। तो युग्मनज भ्रूण में तथा बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। इतना ही बात जो है वो एनसीईआरटी ने कहा, अंडाशय के रूप में विकसित होती है, जो आगे चलकर फल भित्ति का निर्माण करती है, ठीक है। चलिए एक बात और हम आप लोगों को बता देते हैं, वो ये है कि फल भित्ति, इसका कार्य फल को सुरक्षा देना, है ना। जैसे देखो यहाँ पे ये दिया हुआ है, फल भित्ति जो है विभेदीकरण के पश्चात बीज अनुकूलन परिस्थितियों में आने वाला अंकुरण होता है तथा नए पादपों को जन्म देता है। ये अपने पास जो है वो क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि पुष्प फल है, ठीक है। जिसमें फल जो है यहाँ पे ये इसका बीज है ना, है ना, ये बीज है और ये क्या है? तो इसका फल है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ बीज है और फल दिया हुआ है ना। पेरिकार्प जो फल भित्ति बोलना चाहिए, तो फल नहीं बोलना चाहिए। ये सीड है और ये क्या है? तो फल भित्ति है, ठीक है। यहाँ पे ये सीड है और ये क्या है? तो हम लोग कहेंगे फल भित्ति है। तो दिया हुआ है, तो इसमें डायरेक्टली ये समझ लीजिए कि जो प्रक्रिया अभी हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या हम लोग पढ़े कि जो बीजांड होता है वो बीज में बदल जाता है, और जो अपना अंडाशय होता है वो फल में बदल जाता है। ऐसा कुछ होता है किसमें? पुष्पी पादपों में, जिसका डिटेल अगले चैप्टर में है। बस इसको इतना ही ध्यान में रखें कि ये ऐसे ऐसे होता है। चलिए, तो यहाँ पे ये चैप्टर आप लोग का कंप्लीटली क्या हुआ? एंड हुआ। और इस चैप्टर में हम लोगों ने 5 क्लास जो है वो पढ़ा है ना। साथ में मिलकर के एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ा है। और होप कि आप अब इसके बाद कोई भी कहीं के क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे और एनसीईआरटी को फिर से एक बार रिवाइज करेंगे खुद से, तो सारा का सारा क्वेश्चन आप क्या कर पाएंगे? तो कंप्लीट कर पाएंगे। और हम लोग फिर से जो है वो किसी नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे अब, और किसी नए चैप्टर को पढ़ेंगे। और इसी तरह का जो है इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा। आप लोग को मालूम है कि हमारे संस्था का पहचान जो है वो किस चीज से है? तो कहेंगे केवल और केवल पढ़ाने से, पढ़ने से, और कोई। चलिए, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग।